Welcome, my dear students, to the social science lecture. Today we will continue with the chapter number first. This is the second video of the chapter number first. In this video, we will understand tradition of historiography and modern historiography. These two concepts we will complete in this lecture. We have learned about the historical research method, critical examining the historical sources, and writing the historical narrative. The writing of critical historical narrative is known as historiography. As I told you before, कि जो भी हम क्रिटिकल यानी उसके पॉजिटिव के बारे में, उसके नेगेटिव के बारे में स्टडी करने के बाद लिखते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हिस्टोरियोग्राफी. A scholar who writes the history और who writes such narrative is known as historian. उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोरियन कहते हैं और हिस्टोरियोग्राफर भी कहते हैं, जो हिस्ट्री बनाता है. ठीक है, सो आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लो. द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी. अ स्कॉलर हु राइट सच नैरेटिव इज एन हिस्टोरियन. नेक्स्ट वन. The historian cannot include every past event in his narrative. The inclusion and the interpretation of the historical event by the historian often depend on the conceptual framework adopted by him. His style of writing is determined by that conceptual framework. What is this conceptual framework? As I told you before, the different person will write about the different thing according to their own knowledge. वो जिस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है, वो जिस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ को लिखते हैं. उसी को कहते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. मैंने आपको बताया था जैसे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ये फ्रेमवर्क है अलग अलग. सो यहाँ पे इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि हिस्टोरियन हर चीज़ को इंक्लूड नहीं कर पाता. वो इंक्लूजन रह जाता है उन चीज़ों को जो इंटरप्रेट कर पाता है, ओनली उन चीज़ों को जो उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आती है. यानी अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मैं इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे इंडिया में अच्छी चीज़ें क्या हुई उन चीज़ों को लिखूंगा. लेकिन इंडिया में ये सिचुएशन ही क्यों आई, इस चीज़ को मैं अभी भी फॉलो कर पाऊंगा नहीं. एक नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर जो होगा वो इसको कभी भी इंक्लूड नहीं कर पाएगा. रीजन बिकॉज ही और शी यूज टू राइट ओनली अबाउट द पैट्रियोटिक थिंग अबाउट अवर नेशन. जो उनको देशभक्ति जैसा लगेगा वही चीज़ें वो उसमें ज़्यादा लिखेंगे. सो यहाँ पे हिस्टोरियन कभी भी पूरा इन्वॉल्व कर पाता नहीं. इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर पर्टिकुलर परफेक्ट हिस्ट्री अगर हमें जाननी है तो हमें अलग अलग सोर्सेस की मदद लेनी पड़ती है. नेक्स्ट वन. The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in ancient society of the world. ये एंशियंट समय में ज़्यादा नहीं था. However, that doesn't mean that they were not available of historical time or were not eager to know about it. इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री भले ही उस टाइम में नहीं लिखी गई. हिस्ट्री एंशियंट टाइम के स्टार्टिंग के जो प्री एंशियंट पीरियड था, स्टार्टिंग का अर्ली एंशियंट पीरियड, उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं लिखा गया. लेकिन ये मतलब नहीं है कि उन्हें हिस्ट्री लिखना या हिस्टोरिकल टाइम को जानने की बहुत ज़्यादा ईगरनेस नहीं थी, मतलब ज़्यादा इच्छुक नहीं थी, ऐसा नहीं था. वो भी ज़्यादा इस चीज़ को मानते थे. बट क्या हुआ, कैसे उन्होंने आगे चीज़ की? एंशियंट पीपल ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ द लाइफ एंड द वैल्यूर. वैल्यूर मतलब होता है प्राइड. जो बहादुरी होती है, बहादुरी के काम जो उनके एंसेस्टर यानी उनके पूर्वजों ने किए थे, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को बोलते थे, लेकिन स्टोरी के बेसिस पे. वो लिखते नहीं थे, लेकिन वो स्टोरी के बेसिस पे पास आउट करते थे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. As written over here, ancient people also felt the need of passing on the stories of the life and the value of the ancestor to the next generation. Ancient communities all over the world used various means like cave painting, storytelling, singing songs and ballads. Ballads का मतलब होता है गाना. जैसे अगर मैं कहूँ तो गज़ल हो गया या छोटी पोएम हो गया, उस तरीके से जो गाया जाता है उसको बैलेड्स कहते हैं. ठीक है, ये बारे में हम ये टॉपिक को आगे जब आर्ट्स वाला लेक्चर पढ़ेंगे, आर्ट्स वाला चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, उस चीज़ में ये बराबरली क्लियरली बताया गया कि बैलेड्स का मतलब क्या होता है. सो ancient communities were using these means like cave painting, storytelling, singing songs and ballads for this purpose, to spreading the stories of their life and the value from generation to generation.
This traditional means are looked upon as a source of history in the modern historiography. ये sources के मदद से हम modern historiography को लिख पाते हैं. But after the tradition historiography comes the modern historiography. Modern historiography को लिखने का एक अलग ही तरीका है. वो कैसे? इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ देखना चाहेंगे. यहाँ पे एक फोटोग्राफ बताया गया है, आप देख सकते हो. द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लॉवियर म्यूजियम. ये लॉवियर म्यूजियम में रखा हुआ एक इंस्क्रिप्शन है. The above picture shows a fragment of the earliest inscription. ये एक टुकड़ा है, उसका पीस, एक पार्ट है जो बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन था, उसमें से टूटा हुआ हिस्सा है. A forward marching file of a soldier. पूरे इसके अंदर जो सोल्जर्स का एक फोटोग्राफ दिया गया. मार्चिंग मतलब कहीं पे युद्ध के लिए जाने के लिए. होल्डिंग द शील्ड्स एंड द स्पीयर्स. शील्ड मतलब होता है ढाल, और स्पीयर्स का मतलब होता है जो, जैसे अगर हम किसी को बोलते हैं ना तीर, और वो जैसे बनाया रहता है उस चीज़ को. Shields and the spears is seen here and the general is in the front. अगर आप यहाँ बराबर से देखें तो पीछे सब सोल्जर्स हैं जो शील्ड ढाल लेके और भाला लेके चल रहे हैं, और आगे जो है उनके वो एक उनका लीडर खड़ा है, उनके साथ में उनका लीडर खड़ा है, यानी जनरल खड़ा है. The tradition of recording the historical event can be traced back from the Sumer civilization in Mesopotamia. पहला जो रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट को स्टार्ट जो हुआ था लिखना, वो कहाँ से हुआ था? सुमेरियन सिविलाइजेशन से, और जो कहाँ पे था? मेसोपोटामिया के. नेम ऑफ द सुमेरियन किंग्स एंड द स्टोरीज ऑफ द बैटल्स फॉट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व्ड इन द वेरियस इंस्क्रिप्शन एंड द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन शोन अबाउट, जो आपको ऊपर एक फोटोग्राफ दिखाया गया है, इट वॉज डेटेड बैक टू द 4500 BCE. ये 4500 BCE मतलब बिफोर कॉमन टाइम स्टार्ट होने से पहले. आज कॉमन टाइम को स्टार्ट होके 2020 हो गया है, तो उससे भी 4500 साल पहले, मतलब आज से लगभग कुछ 6520 साल पहले की ये स्टोरी है. और वो जो फोटोग्राफ बताया गया, वो जो इंस्क्रिप्शन का फोटो दिया गया है, वो इंस्क्रिप्शन सुमेरियन सिविलाइजेशन के किंग के बारे में बताया गया. और ऐसे ही और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस आज म्यूजियम में रखे गए हैं. इट रिकॉर्ड अ बैटल फॉट बिटवीन द टू किंग एंड इट इज़ नाउ डिस्प्लेड एट द लॉवियर म्यूजियम इन फ्रांस. और इसको रखा कहाँ गया है? लॉवियर म्यूजियम में. एग्जाम में आपको बोर्ड में क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट अबाउट द लॉवियर म्यूजियम. तो आप लॉवियर म्यूजियम लिख सकते हो. लॉवियर म्यूजियम इज लोकेटेड इन द फ्रांस एंड इट डिस्प्लेड द सुमेरियन इंस्क्रिप्शन which of the Sumerian civilization in Mesopotamia, and in that inscription there is shown a battle of between the two kings, and that was shown that one general was standing in front and the army was standing behind by holding the shields and the spears in his hand. ऐसे करके आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो. Now 1.2, that is a modern historiography. Modern historiography has the total 4 concept or the 4 characteristics. आपको एग्जाम में इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपके एक्सरसाइज में भी इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है. व्हाट आर द 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप अभी से इसी को मार्क करके रखें. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक क्वेश्चन ये हो सकता था कि आपको पूछा जा सकता है कि पहले के लोग कैसे रिसर्च करते थे और पहले के लोग कैसे डॉक्यूमेंट को याद करते थे, स्टोरी टेल करके, ऐसा करके. और एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. इस तरीके से कैसे हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है. 4 main characteristics of modern historiography. One by one we will understand these methods of the historiography. Its method is based on scientific principle and it begins with the formation of the relevant question. हमें पूछना है कि ये चीज़ हुई क्यों. जैसे एग्जाम्पल है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो चुपचाप लेक्चर को सुनते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हर चीज़ को बार बार क्वेश्चन करते हैं. ये ऐसा क्यों, ये ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों, सर ऐसा नहीं कर सकते थे, ये ऐसा नहीं हो सकता था. सो दे आर ट्राई टू formulate many questions for the better understanding of the topic. In the same way, whenever the modern historiography is writing the history, when the modern historian is writing the history, they are try to create the more and more questions. But that question is based on scientific principle. फालतू क्वेश्चन नहीं, साइंटिफिक, उसके पीछे रीज़न होना चाहिए, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया ऐसा. सो पहला पॉइंट ये रहेगा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मीन्स द मेथड. जब भी रिसर्च करेंगे तो वो मेथड कौन सा होगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल बेसिस होगा.
The method is based on scientific principles and it begins with the formation of relevant question. Next, second, these questions are anthropocentric. Anthropocentric means human behavior, human body, human के related होगा. कोई भी ऐसा डायरेक्ट मतलब एनिमल बेस पे एनिमल से क्वेश्चन नहीं होगा, ह्यूमन लाइफ के रिलेटेड, ह्यूमन बींग से रिलेटेड होगा. सो दिस क्वेश्चन आर एंथ्रोपोसेंट्रिक. एंथ्रो मीन्स एनी लिविंग. ठीक, यस. इट मीन्स दिस क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर. देखो आंसर नीचे लिखा गया है. इट मीन्स दिस क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स. डीड्स मीन कर्म, जो कर्म किए गए मेंबर्स ने. कौन से मेंबर्स ने? ऑफ द एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. एक समय में जो ह्यूमन बींग रहा करते थे उनके द्वारा जो कर्म किए, उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर के क्वेश्चंस होने चाहिए. ऐसे ही कोई फालतू क्वेश्चंस होने चाहिए नहीं. हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन. हिस्ट्री ये सजेस्ट कभी नहीं करता, हिस्ट्री ये कभी नहीं बोलता कि कोई इंटर रिलेशन है किसी के बीच में. इंटर रिलेशन मतलब जो कनेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द डिवाइन एंड द ह्यूमन नीड्स. भगवान के साथ और ह्यूमन के कर्मों के साथ कोई रिलेशन, ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं. इंटर रिलेशन कभी होता नहीं. ह्यूमन बीइंग आर डूइंग वॉट एवर अकॉर्डिंग टू देयर ओन माइंड सेट. सो देयर इज नो इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड द ह्यूमन नीड्स. थर्ड वन, आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलेवेबल एविडेंस. मतलब इसका जो भी आंसर देना होगा वो रेलिवेबल एविडेंस के साथ होना चाहिए. रिलायबल एविडेंस होना चाहिए. रिलायबल मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट एविडेंस होना चाहिए. इसमें कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए. मतलब कहीं से भी उल्टा ला के बता दिया, फेक एविडेंस ला दिया, ऐसा नहीं. वो एविडेंस सही होना चाहिए. नेक्स्ट वन, दैट इज अ फोर्थ वन. उससे पहले एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ. जो स्टार्टिंग के हमने 3 कंप्लीट किए उसको अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट वन था दैट इज़ इट इज़ अ मेथड विच इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल. साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए और इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो भी साइंटिफिक फॉर्मेशन से हिसाब से होने चाहिए. रेलिवेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसे कोई भी फालतू क्वेश्चंस आने चाहिए नहीं. सेकेंड, दिस क्वेश्चन शुड बी एन एंथ्रोपोसेंट्रिक. एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स ह्यूमन बींग को सेंटर बना के ह्यूमन बींग के आसपास की चीज़ों को लेके ही क्वेश्चन होना चाहिए. इट मीन्स द क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स, जो कर्म ऑफ द ह्यूमन मेंबर्स ऑफ द एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन. ये कोई इंटर रिलेशन नहीं बताता है डिवाइन और ह्यूमन डीड्स के बीच में, भगवान और ह्यूमन की एक्टिविटी के बीच में कोई दो इंटर रिलेशंस यानी कोई भी कनेक्शन नहीं बताता है. एंड थर्ड था आपका, आंसर्स टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलेबल एविडेंस. इसका जो भी जवाब दिया जाएगा वो उसके साथ एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है. विदाउट एविडेंस हिस्ट्री सोर्स नहीं मान सकता उसको, और विदाउट एविडेंस आप हिस्ट्री लिख भी नहीं सकते. आपको ये बताना ज़रूरी होगा हर स्टेटमेंट या हर पैराग्राफ के बाद कि ये सोर्स आपने, ये इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से गैदर की. Fourth one, history presents a graph of mankind journey with the help of past human deeds. It's linked to the person from their born till the death. वो उसको कनेक्ट करके बताता है ये शुरुआत में क्या हुआ रहेगा, उसके बाद क्या हुआ. उस एक्टिविटी को लिंक किए बिना हिस्ट्री अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. सो हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ देयर ओन पास्ट ह्यूमन डीड्स. जैसे आपका ग्राफ होता है कि आपने नर्सरी, जूनियर, सीनियर ऐसा करके आप 10th तक पहुँचे, फिर 12th तक, फिर डिग्री तक, फिर ग्रेजुएट, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसा करके आप आगे बढ़ते हो. तो वो ग्राफ के अकॉर्डिंगली आपका सक्सेस रिजल्ट देखा जाता है. इसी तरीके से जब हम कोई किंग की स्टोरी पढ़ते हैं या फिर किंग के बारे में कुछ लिखते हैं तो उसके पूरे हिस्ट्री यानी पूरे उसके पास्ट के बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. Last part, it is said that the modern historiography with the above characteristic has its roots in the ancient Greek historical writing. ये जो तरीके हैं इसका रूट यानी ये जो शुरुआत हुई थी इसकी कुछ सोच, इसका कुछ थिंकिंग के जो पार्ट है वो लिंक करते किससे? एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल रिसर्च से. जो ग्रीस के लोग थे उनकी जो राइटिंग थी, एंशिएंट के ग्रीस के जो लोग थे उनकी राइटिंग और ये जो मॉडर्न प्रिंसिपल है यानी जो मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका कुछ लिंकेज दिखता है. कैसे? हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म. हेरोडोटस, अंडरलाइन कर लो इस स्टेटमेंट को. हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th century BCE. अंडरलाइन द वर्ड हेरोडोटस, अंडरलाइन द वर्ड ग्रीक हिस्टोरियन, अंडरलाइन द वर्ड 5th century BCE. यूज इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज बुक एंटाइटल्ड द हिस्ट्रीज. ये फर्स्ट टाइम ग्रीक जो हिस्ट्री वर्ड है ये ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने यूज़ किया था अपने बुक में 5th century BCE में जो उसने लिखी थी, जिस बुक का नाम था द हिस्ट्रीज. सो इस तरीके से
हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग के 2 पार्ट को कवर कर लिया है. फर्स्ट वन इज अ ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री और द हिस्टोरियोग्राफी, एंड सेकेंड वन 4 मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. In next lecture we will study the development of scientific perspective in Europe and history and some notable scholars. और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो इस तरीके से हम एक एक करके आराम से पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा. ज़्यादा इतना सारा चीज़ें मैं आपको एक लेक्चर में नहीं पढ़ा सकता, तो इसके लिए मैंने लेक्चर्स को डिवाइड करके रखा है. सो अब आप लोग जो पार्ट कवर हुआ है चैप्टर नंबर 1 का, इसको रिवाइज करते रहें. थैंक यू.